हेलो स्टूडेंट्स ये हमारे क्लास 9th के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 4 है। अगर इससे वाले वाले जो हमारे पार्ट्स हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो उन पार्ट्स को आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप वो पार्ट नहीं देखेंगे तो हो सकता है इस पार्ट में मैं जो बातें आपको बताऊं वो आपको समझ में ना आए। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात एक्चुअली मेरे को पिछले लेक्चर में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो बात क्या थी। वो बात थी हमारी आयंस के बारे में, और वो बात ये थी कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं हमारे, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं हमारे, हम उनको क्या कहते हैं? कैटायंस कहते हैं। बहुत छोटी सी ये बात थी, पर मैं बताना भूल गया था। ठीक है, पॉजिटिव आयंस जो भी होंगे हमारे, हम उनको क्या कहेंगे? कैटायंस। जैसे कि कैटायंस क्या क्या होंगे आपके? H+, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है तो इसलिए हम ये एक तरह का कैटायन है। फिर मान लीजिए आपने ले लिया Na+, ठीक है, ये सोडियम का पॉजिटिव आयन है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ये एक तरह का कैटायन है। फिर हमारा दूसरी बात जो थी कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनायंस। ठीक है, तो नेगेटिव आयंस हमारे क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे आपने बोल दिया O2-, ठीक है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव आयन है तो इसको हम एक तरह का एनायन कहेंगे। ठीक है, फिर आपने ले लिया मान लीजिए Cl-, तो ये क्लोरीन का नेगेटिव आयन है तो क्लोरीन के नेगेटिव आयन को भी हम एक तरह का ये एनायन ही है। ठीक है, तो सिंपली पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं कैटायंस, नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं एनायन। पॉजिटिव आयंस को कहते हैं कैटायंस और नेगेटिव आयंस को कहते हैं एनायंस। ठीक है, बस ये इतना सिंपल सा था, बड़ी छोटी सी बात थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हम आज के लेक्चर में क्या सीखेंगे। तो आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे लेक्चर में, वो हम सबसे पहले बात करेंगे कि भाई हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला किस तरह लिख सकते हैं। हमें कोई भी कंपाउंड है उसका अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे। तो हम आज सीखेंगे राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो आज हम ये चीज सीखने वाले हैं। लेकिन केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखने से पहले स्टूडेंट्स, आपको एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ठीक है, और वो कंसेप्ट कौन सा है? वो कंसेप्ट है आपका वैलेंसी का। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो वैलेंसी का जो कंसेप्ट है वो आपके नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में, बहुत अच्छे से समझाया गया। और उसको समझने के लिए आपको उस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। वो थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है और आपको और थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम जो आपके केमिकल फॉर्मूला लिखने का जो तरीका है वो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में मैं आपको वैलेंसी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए और काफी सारी चीजें हैं जो पहले आपको जाननी पड़ेंगी। लेकिन हम थोड़ा सा उसका बेसिक्स समझेंगे और उस बेसिक्स का यूज करते हुए हम केमिकल फॉर्मूला लिखना इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, तो वैलेंसी होती क्या है? व्हाट इज वैलेंसी? अगर मैं आपसे पूछूं वैलेंसी होती क्या है, तो वैलेंसी सिंपली क्या होती है? वैलेंसी सिंपली होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी किसी भी एलिमेंट का कोई एटम है, ठीक है, वो कितने एटम्स से कंबाइन हो सकता है। ठीक है, तो वही उसकी एक तरह की वैलेंसी होगी। हालांकि आप प्योरली ये नहीं कह सकते, लेकिन बस आप उसको यूं समझिए कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि उसकी कैपेसिटी क्या है किसी से जुड़ने की। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल कोई केमिस्ट्री का नहीं होगा, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको वैलेंसी का सिर्फ एक बेसिक जो है आइडिया वो दे रहा हूं, इसलिए एग्जांपल थोड़ा सा आउट ऑफ केमिस्ट्री है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई वैलेंसी क्या होती है। मान लीजिए एक ऑक्टोपस है, इस तरह से एक ऑक्टोपस है, ठीक है, और ऑक्टोपस के कितने लेग्स होते हैं? ऑक्टोपस के आपके 8 लेग्स होते हैं, तो अपन इसके 8 लेग्स बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से मान लीजिए आपके पास एक ऑक्टोपस है। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ कि भाई इस ऑक्टोपस को क्या करना है? कुछ लोगों को पकड़ना है, लेकिन लोगों को इसे एक खास तरीके से पकड़ना है।
इसको कैसे पकड़ना है कि एक तो इसे हर इंसान के दोनों हाथ पकड़ने हैं, ठीक है, और इसे अपने एक लेग से इंसान का एक ही हाथ पकड़ना है, ठीक है। तो अगर इस तरह से इसको इंसानों को पकड़ना हो तो ये कितने इंसानों को पकड़ सकता है? तो चलिए देखते हैं कितने इंसानों को पकड़ सकता है। मान लीजिए एक इंसान ये है, इसके दो हाथ हैं इस तरह से, तो इस ऑक्टोपस की ये वाली लेग तो पकड़ लेगी इस हाथ को, ये वाली लेग पकड़ लेगी इस हाथ को, ठीक है, तो ये वाली दोनों लेग इसकी यूज आ गई। उसके बाद मान लीजिए एक इंसान यहाँ पे है, इसके दो हाथ ये हैं, अब ऑक्टोपस की ये वाली लेग पकड़ लेगी इसको, इस हाथ को, ये वाली लेग पकड़ लेगी इस हाथ को, ये वाले दोनों लेग यूज आ गए। उसके बाद मान लीजिए एक इंसान है यहाँ पे, ठीक है, इसका एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, ऑक्टोपस की इस वाली लेग ने पकड़ लिया इस हाथ को, इस वाली लेग ने पकड़ लिया इस हाथ को, अब ये दोनों लेग यूज आ गए, ठीक है। उसके बाद एक इंसान है आपका यहाँ पे, एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, और इस हाथ को पकड़ लिया इस लेग ने, इस हाथ को पकड़ लिया इस लेग ने, ये दोनों लेग यूज आ गई। तो इस तरह से जब ऑक्टोपस ने इंसान को पकड़ा तो भाई वो कितने इंसानों को पकड़ पाया? वो सिर्फ 4 इंसानों को पकड़ पाया इस तरीके से। तो जो वैलेंसी है ना आपकी, वो एक्चुअली यही कंसेप्ट है कि भाई आपकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 4 लोगों को पकड़ सकता है, ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। इसी कंसेप्ट को हम एक तरह से वैलेंसी कह सकते हैं, ठीक है। अभी हम वैलेंसी में डीप में नहीं घुसेंगे, हम डीप में कब घुसेंगे? जब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपके वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि वैलेंसी क्या होती है और कैसे काम करती है, ठीक है। तो चलिए अब कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको कुछ बेसिक बात बताता हूँ जिससे आपको वैलेंसी का थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। ये तो एक ऑक्टोपस का एग्जांपल था। अब मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्लस आयन H+, ये वाला आयन है आपके पास। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके पास कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे कि इसके पास +1 चार्ज है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो बनी होगी, जितना चार्ज इसने एक्वायर किया है उतनी ही इसकी वैलेंसी हम इस चैप्टर में कह सकते हैं, ठीक है। अगर अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आपने लिया O2-, ठीक है, मैं आपसे पूछूं इस ऑक्सीजन के आयन के ऊपर कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे कि भाई इसके ऊपर है +2 चार्ज, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी फिर, तो आप सिंपली कहोगे कि भाई इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी चार्ज होगा आपके आयन के ऊपर, आपकी वैलेंसी एक तरह से वही हो जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर के लिए आप वैलेंसी को बस इस तरह समझ लीजिए कि भाई जो भी आयन है उसके ऊपर जो भी चार्ज है हम उसी को उसकी वैलेंसी मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि भाई हम राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। अब हाइड्रोजन का जो आयन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? आपको पता है कि इस पे चार्ज होता है +1 का, ठीक है। क्लोरीन का जो आयन होता है उस पे कितना चार्ज होता है? उसके ऊपर चार्ज होता है -1 का, ठीक है। अब जब हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि भाई हम केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, कुछ उसके रूल्स हैं। चलिए पहले उन रूल्स को एक बार देख लेते हैं। एक रूल तो ये है कि जब भी आप इन दो केमिकल्स और दो एटम्स को या दो एलिमेंट्स को किसी कंपाउंड में बनाएंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो इन पे जो चार्ज होना चाहिए ना, इन दोनों पे मिला के जो चार्ज होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है। थिंग नंबर 1 कि अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ूं तो इन दोनों के ऊपर जो चार्ज हो टोटल मिला के वो हमेशा 0 होना चाहिए, ठीक है। एक चीज तो आपकी ये हो गई। दूसरी चीज आपकी ये है कि अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा कंपाउंड लिख रहे हैं जिसके अंदर एक तो मेटल है, मान लीजिए एक तो मेटल है आपका, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, और दूसरा मान लो आपका क्लोरीन है, तो इससे मिलके अभी मैं आपको बता देता हूँ, इससे मिलके बनेगा NaCl, ठीक है, NaCl बनेगा। तो इसमें आपको हमेशा Na को पहले लिखना है, ऐसे नहीं लिख सकते आप इसको कि आपने लिख दिया ClNa, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। बस ये कुछ रूल्स है केमिस्ट्री के, क्योंकि हमने एक रूल बना लिया कि भाई हम सबसे पहले अगर मेटल और नॉन मेटल है
कंपाउंड के अंदर, तो सबसे पहले हम मेटल को लिखेंगे, फिर नॉन मेटल को लिखेंगे। और तीसरा जो हमारा रूल था वो क्या था? तीसरा रूल हमारा ये है कि भाई अगर आपके फॉर जो आप कंपाउंड बना रहे हो उसके अंदर कोई पॉली एटॉमिक आयन आ रहा है, ठीक है ना, तो पॉली एटॉमिक आयन को आपको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे मान लीजिए कुछ भी आया आपका पॉली एटॉमिक आयन SO4 आ गया मान लीजिए, ठीक है। SO4 एक पॉली एटॉमिक आयन है जिसका चार्ज है 2-, ठीक है, 2-। तो अब ये जब भी आप फॉर्मूले में यूज करेंगे इसको कहीं पर केमिकल फॉर्मूला में, तो आपको इसे हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। कब आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे? जब आप एक ही आ रहा है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो आपको जरूरत पड़ेगी। इस पे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए अपने एग्जांपल पर चलते हैं एक बार वापस। अब ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है। अब आपने क्या देखा कि भाई हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज है? +1 का चार्ज है हाइड्रोजन के आयन के पास, क्लोरीन के आयन के पास -1 का चार्ज है। अब हम पहला रूल फॉलो करेंगे कि भाई ये दोनों जब जुड़े ना, तो जुड़ने के ऊपर इन दोनों का जो चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस कैसे हो सकता है वो चार्ज? कि हाइड्रोजन के पास +1 है, क्लोरीन के पास -1 है। अगर ये दोनों जुड़ जाएं ऐसे ही, सिंपली ऐसे ही जुड़ जाएं, तो भाई ये +1 और -1 चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हम इन्हें कैसे जोड़ सकते हैं? सीधा जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? HCl, ठीक है। और इसका एक तरीका भी है ये नंबर फाइंड आउट करने का। इस क्लोरीन, आप साइन को एक बार इग्नोर कर दीजिए, ये जो नंबर है वो तो इसके ऊपर लगा दीजिए, ये जो नंबर है वो क्लोरीन पे लगा दीजिए, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली ये क्या है? H1Cl1 है, हम 1 को लिखते नहीं है, बस हम बस 1 को लिखते नहीं है। तो H का एक है, Cl का एक है, इसका यही मतलब है, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मान लीजिए आपके पास अब आ जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज होता है? हाइड्रोजन के पास है आपका, हाइड्रोजन आयन के पास +1 का चार्ज है, ठीक है। ये अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है? -2 का चार्ज है। अब मान लीजिए आपको इसका जो है आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ये वाटर बनेगा। अब आपको इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ +1 का चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन के पास -2 का चार्ज है। तो हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो भाई कितनी हाइड्रोजन लगेंगे? 2 हाइड्रोजन लगेंगे हमें, क्योंकि 2 हाइड्रोजन होंगी तो हमें +2 चार्ज मिल जाएगा, -2 इसके पास है ही, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H2O, ठीक है। और आप इसको यूं भी देख सकते हैं, इस 2 को तो इस पे लगा दीजिए और 1 को इस पे लगा दीजिए, और साइंस को आप इग्नोर कर दीजिए इस बार, तो आपका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा। तो H के साथ क्या आएगा? 2, तो आपने लिखा H के साथ 2, और O के साथ क्या आएगा? 1, तो 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया? H2O। मतलब ये इतना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल और बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। अब आपने ले लिया हाइड्रोजन और सल्फर, ठीक है। अब हाइड्रोजन और सल्फर की आप बात करेंगे तो हाइड्रोजन के पास फिर से क्या है? +1 का चार्ज है। सल्फर के पास, सल्फर जो आयन बनाता है उसमें होता है -2 का चार्ज। तो वापस वही H2O की तरह, इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम? H का हो जाएगा 2, S का हो जाएगा 1, तो सिंपली क्या हो जाएगा? ये H2S, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम। अब मान लीजिए आपने लिया एक तो कार्बन और दूसरा ले लिया क्लोरीन, ठीक है ना। अब कार्बन के केस में हम थोड़ा सा वैलेंस की बात करेंगे, क्योंकि कार्बन कई तरह से बना सकता है, जरूरी नहीं है कि ये कोई आयनिक बॉन्ड बनाए, ये कोवलेंट भी बना सकता है। हालांकि आपको ये नहीं पता होगा आयनिक कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वैलेंसी का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो कार्बन की उसी तरह वैलेंसी होती है 4, और क्लोरीन की जब हम बात करेंगे तो क्लोरीन जो आयन बनाता है वो क्या बनाता है? आपको पता है वो -1 बनाता है। -1 याद होगा आपको कि भाई क्लोरीन का जो आयन होता है
उसके अंदर -1 चार्ज होता है, तो हम इसकी सिंपली वैलेंसी को 1 लिख सकते हैं, हमें ये माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर हमें इसका फॉर्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? C पे लगाएंगे 1, Cl पे लगाएंगे 4। ठीक है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा फॉर्मूले में? CCl4। तो ये क्या बन गया आपका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए आपने ले लिया मैग्नीशियम और क्लोरीन। ठीक है, अब मैग्नीशियम के पास कितना चार्ज होता है? 2+ का। ठीक है, या +2 का। और क्लोरीन के पास हमने देखा ही था अभी 1+ का। ठीक है ना, अब हम सिंपली खाली वैलेंसी लिख लेते हैं। तो वैलेंसी है मैग्नीशियम की हो गई 2, सॉरी इसका 2+ होता है और क्लोरीन का -1 का। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी लिख लेते हैं। तो इनकी वैलेंसी भी यही होगी, बस साइन को हटा दो, ये वैलेंसी बन गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? सिर्फ साइन हटा दिया मैंने, नाउ इट हैज बिकम वैलेंसी। अब आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, कैसे लिखोगे? Mg की हो गई 1, Cl की क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला आपका बन गया MgCl2। MgCl2। ठीक है, तो बात समझ में आई कि केमिकल फॉर्मूला लिखना कितना आसान है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ठीक है, और एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 2-4 एग्जांपल और करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास आ गया एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की अगर आप बात करेंगे तो भाई एल्यूमिनियम के पास कितना होता है? एल्यूमिनियम का चार्ज, आपका जो आयन बनता है वो होता है +3 चार्ज होता है इसके पास। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज होता है? ऑक्सीजन के पास होता है चार्ज आपका -2 का। ठीक है, ऑक्सीजन के आयन के पास -2 का चार्ज होता है, एल्यूमिनियम के आयन के पास +3 का चार्ज होता है। ठीक है, अगर आप वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी के लिए आप सिंपली ये प्लस और माइनस के साइन हटा दीजिए, यही वैलेंसी हो गई आपकी। अब आपको इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है, एल्यूमिनियम के 2, ऑक्सीजन के 3। तो आप कैसे लिखेंगे? Al2O के 3। ठीक है, यही किया मैंने, Al2O3। ठीक है, आपको बात समझ आई? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए हमने ले लिया कैल्शियम और ऑक्सीजन का। कैल्शियम और ऑक्सीजन का, अगर आप कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम के आयन के पास क्या चार्ज होता है? +2 का। और ऑक्सीजन के आयन के पास क्या चार्ज होता है आपका? -2 का। ठीक है, अगर आप इनकी वैलेंसी जानना चाहेंगे, वैलेंसी क्या है? आपको कुछ नहीं करना, सिंपली प्लस और माइनस का साइन हटा दिया आपने। ठीक है, अब कैल्शियम के 2 लगेंगे, ऑक्सीजन के भी 2 लगेंगे, तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मूले को? Ca2O2। पर अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे ऐसे? क्योंकि भाई इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, तो हम सिंपली यही कह सकते हैं ना कि दोनों के एक एक हैं, बराबर ही हैं दोनों। तो CaO, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये जो नंबर्स हैं आपके रेशियोज को बताते हैं कि भाई क्या रेशियो है कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में। जब आपने लिख दिया किसी चीज को 2:2, तो इसका मतलब आप यही तो कह रहे हैं कि ये 1:1 है, आप बेसिकली यही कह रहे हैं। तो इसलिए आपको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है Ca2O2, आप सिंपली बस इतना ही लिखिए CaO। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम जो एग्जांपल्स लेंगे उसके अंदर हम लेते हैं कोई पॉलीएटॉमिक आयन ले लेते हैं। जैसे आपने ले लिया, एक ले लिया आपने सोडियम। ठीक है, और एक आपने ले लिया NO3 नाइट्रेट। ठीक है, NO3। ठीक है, अब सोडियम का आपका चार्ज क्या होता है? सोडियम के पास +1 चार्ज होता है, सोडियम का आयन के पास +1 चार्ज होता है, और NO3 का आयन के पास क्या चार्ज होता है? 1 -1 का। ठीक है, सोडियम का जो आयन होता है वो +1 चार्ज रखता है, और नाइट्राइट NO3 का जो आयन होता है वो आपका -1 चार्ज रखता है। वैलेंसी की अगर आप बात करें तो वैलेंसी यही हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, या आप लिख भी लें तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब आप फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एक इसका सोडियम का और एक NO3 का, तो सिंपली क्या हो जाएगा? Na
NO3, ठीक है। ये सिंपली हो गया आपका NaNO3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर इस तरह से कोई भी पॉली एटॉमिक आयन आ रहा है आपका, तो आपको वो कैसे लिखना है, हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, पर यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का कोई भी मीनिंग नहीं है। क्यों मीनिंग नहीं है? क्योंकि NO3 की भी एक ही यूनिट है, एक यूनिट के लिए आपको ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको वो केस बताऊंगा जब आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस हमने लिया कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो कैल्शियम का आपका जो चार्ज होता है वो होता है 2+, और हाइड्रोक्साइड का चार्ज होता है आपका 1-। अब मान लीजिए आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? कैल्शियम का एक, OH के 2, ठीक है ना। अब आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्यों? कैल्शियम का एक लिख दिया आपने, कैल्शियम का एक, अब OH के 2, तो OH ब्रैकेट लगा के 2। हमने NaNO3 में क्यों नहीं लगाया था? क्यों? क्योंकि उसमें NO3 की एक यूनिट थी, लेकिन यहाँ पे OH की जो है वो 2 यूनिट्स हैं, ठीक है ना। मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 आयंस हैं इस तरह के, तो इसलिए क्या हो जाएगा, CaOH2, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक हो गया आपका Na सोडियम, ठीक है, और एक हो गया आपका कार्बोनेट CO3, ठीक है। तो Na का चार्ज कितना होता है आपका +1, ठीक है, और कार्बोनेट का चार्ज कितना होता है आपका -2। अब मान लीजिए आपको इसका एक केमिकल फॉर्मूला लिखना है कि ये कंबाइन होकर कैसे होंगे कंबाइन, तो आप क्या करेंगे, Na तो हो गया आपका 2 और CO3 हो गया आपका 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2CO3, ठीक है ना। अब इस केस में भी आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि भाई CO3 के आगे ये पॉलीएटॉमिक आयन है, और मैंने इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा है क्योंकि भाई इसकी एक ही तो यूनिट यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक ही तो यूनिट यूज कर रहे हैं हम इसकी, तो एक यूनिट पे हमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। Na की 2 है तो हमने Na की 2 लिख दी, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई सा भी केमिकल फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज समझ आई गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कंसेप्ट के अंदर तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए अब आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और शायद इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक भी रहेगा ये, उसको भी देख लेते हैं। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मॉलिक्यूलर मास का और मोल कंसेप्ट का। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास का क्या मतलब था, किसी एटम का मास। अब आपने क्या बोल दिया, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, फिर नाम से ही पता लगता है, मॉलिक्यूलर मास आपका होगा मॉलिक्यूल का मास, सिंपली मॉलिक्यूल का मास। जैसे कि आपने बोला कि भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास में आपसे पूछूं कितना है, तो आप बोलोगे कि सर 16U, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ऑक्सीजन गैस O2, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ऑक्सीजन नेचुरली। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इसका एटॉमिक मास 16 है, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इस मॉलिक्यूल का, O2 मॉलिक्यूल का। भाई एक एटम के अंदर 16 ही होता है, 2 एटम है इसके अंदर ऑक्सीजन के, तो कितना हो जाएगा, सिंपली 16 × 2 = 32U। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो वो 32U है, 32 यूनिफाइड मास है। अगर ऑक्सीजन का एटम का मैं एटॉमिक मास पूछूं तो वो 16U है। एटम का हमेशा एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल का हमेशा मॉलिक्यूलर मास होगा। एज सिंपल एज दैट, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है।
फिर मॉलिक्यूलर मास से मिलता जुलता ही एक और चीज होती है अपना फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये फॉर्मूला यूनिट मास का चीज है, ये फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना सा है कि जब भी हमारे पास कोई दो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो आयंस के रूप में जुड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया NaCl का। NaCl आपका क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट होता है जो आप घर में नमक खाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये Na के पास प्लस चार्ज होता है, Cl के पास माइनस चार्ज होता है और ये जुड़ जाते हैं। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर दो आयंस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब होने को मॉलिक्यूल बन जाता है ये। लेकिन इसका जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो हम इसे फॉर्मूला यूनिट मास कह देंगे, बस इतना डिफरेंस है अभी भी वही है, अभी भी मॉलिक्यूलर मास ही, लेकिन क्योंकि इसमें आयंस ने पार्टिसिपेट करके इस मॉलिक्यूल को बनाया है इसलिए हम इसका कहेंगे फॉर्मूला यूनिट मास, और कोई भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है हमारा मोल कंसेप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। तो स्टूडेंट ये जो कंसेप्ट है आपका ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और स्टूडेंट्स को इस कंसेप्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये है क्या। तो आज मैं आपके सारे डाउट इस टॉपिक के ऊपर आपके बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सिर्फ दो बातें जानना जरूरी है, सिर्फ दो बातें। अगर आपने ये दो बातें अच्छे से दिमाग में बैठा ली उसके बाद आप मोल कंसेप्ट में लाइफ टाइम कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप कभी परेशान नहीं होंगे। तो पहली बात क्या है, थिंग नंबर 1, व्हाट इज 1 मोल? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल किसी भी पार्टिकल का, पार्टिकल से मेरा क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ एटम हो, चाहे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो, चाहे 1 मोल ऑफ कंपाउंड हो, कुछ किसी भी तरह का अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल, आपको मैं बोलूं 1 मोल का मुझे वेट बताओ। ठीक है, 1 मोल का हमेशा मतलब होगा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। ठीक है, तो 1 मोल का मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम्स में लिख दीजिए बस। अभी हम एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को कैसे किसमें लिखते हैं, यू में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है मान लीजिए, ऑक्सीजन का मैं आपसे पूछूं कि भाई एटॉमिक मास मुझे बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर 16U। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास आपने बोला वो आपने क्या बोला, 16U। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो आप आंख बंद करके बोल देंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा 16 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया 16 ग्राम्स, कोई दिमाग नहीं लगाना। ये चीज आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपका 16 ग्राम्स हो जाएगा। 16 को यहाँ से उठा के यहाँ लिख देंगे और ग्राम्स लगा देंगे आगे, बस और कुछ नहीं करना। तो पहली चीज तो 1 मोल का मतलब हमेशा क्या होगा, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अगर आप एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास इन ग्राम्स, अगर आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। अब आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बस आपको कुछ नहीं करना, वो यू में होता है, आपको यू हटा के जी लगा देना है, वो आपका क्या होगा 1 मोल के बराबर। ठीक है, थिंग नंबर 1 हो गई आपकी। अब दूसरी चीज आ जाती है, दूसरी चीज आ जाती है कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। ठीक है, 1 मोल के अंदर जैसे ऑक्सीजन में हमारे 16 ग्राम्स थे, ऑक्सीजन एटम्स का 1 मोल हमने बोला 16 ग्राम्स। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई इस 1 मोल के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तो वो नंबर हमेशा फिक्स्ड है, वो नंबर आपका होगा 6.022 into 10 की पावर 23
एटम्स या पार्टिकल्स या जो भी कुछ है आपका, मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये वाला जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये दो बातें अगर आप मोल कंसेप्ट के बारे में समझ जाते हैं, उसके बाद आपको कभी भी मोल कंसेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात, एक मोल के अंदर कितने ग्राम्स होंगे, एटॉमिक मास उठाया या मॉलिक्यूलर मास है तो मॉलिक्यूलर मास उठाया, उसको ग्राम्स में लिख दिया, वो तो होगा आपका एक मोल। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे या कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आप सिंपली आंख बंद करके क्या बोलोगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है और फिर आपको मोल कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक टेबल बना देता हूं। यहां पे तो मैं लिखता हूं पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पार्टिकल के नाम आएंगे। एक में लिख देता हूँ 1 मोल। इस पार्टिकल का एक मोल कितना होगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब इस टेबल को अगर आप अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपके मोल कंसेप्ट के सारे डाउट जो है वो आपके खत्म हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल हाइड्रोजन का। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट है हमारा, उसी का एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। अब मुझे हाइड्रोजन का एक मोल लिखना है, आप मुझे बताइए कि क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे भाई हाइड्रोजन, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, एटम है ये। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, आप मुझे बताइए। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है आपका 1। ठीक है, 1 U। तो आपको 1 मोल के अगेंस्ट में क्या लिखना है, 1 U नहीं लिखना, आपको लिख देना है सिंपली 1G। आप क्या लिखते थे, एटॉमिक मास को 1U लिखते थे, अब आपको क्या लिखना है 1G, मतलब 1 ग्राम। एक मोल का मतलब हो गया 1 ग्राम। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इस एक मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, एक मोल के अंदर 6 पॉइंट हाइड्रोजन का, अगर आप पूछेंगे कि पार्टिकल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक मोल में कितने ग्राम्स होंगे, 1 ग्राम्स होंगे। 1 ग्राम क्यों होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1U। U को हटाना है आपको और U की जगह आपको क्या लिख देना है, G। तो एक मोल में होंगे 1 ग्राम, और इस 1 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, वो होंगे आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है आपका H2। ठीक है, ये क्या था आपका, ये हाइड्रोजन का एटम था। ये क्या है आपका, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, जो नेचुरली आपकी जो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन होती है वो इस फॉर्म में होती है, H2 फॉर्म में होती है, वो सिंपली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है, H2। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को इसका एक मोल बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई ये तो एटम है नहीं, एटॉमिक मास नहीं बताओगे आप इसका। अब आप बताओगे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, दूसरे हाइड्रोजन का 1 ग्राम, टोटल हो गया 2 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल इक्वल टू, ये अगर आप मॉलिक्यूलर मास की अभी आप बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका, 2U। यही होगा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 1 मोल के अंदर जब हम लिखेंगे इस चीज को तो U हटा देंगे, U को हमने कर दिया गायब, और U की जगह हमने लिख दिया G, 2 ग्राम। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक मोल कितना होगा, 2 ग्राम का होगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एक मोल के अंदर 2 ग्राम होंगे। ठीक है, 2 ग्राम होंगे।
और उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो आप क्या लिखोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही है बात, ये एटम था, 1 मोल 1 ग्राम का था, 1 मोल के अंदर इतने एटम्स थे, हाइड्रोजन एटम के 1 मोल के अंदर इतने एटम्स थे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 1 मोल में 2 ग्राम आएंगे, ठीक है, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एटम नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए आपने एग्जांपल ले लिया ऑक्सीजन एटम का। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मेरे को बताओ इसका 1 मोल कितना होगा, ग्राम्स में कितना होगा 1 मोल। तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे, आप सबसे पहले बताएंगे मुझे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, क्योंकि ये एटम है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एटम है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका 16U। ठीक है, 16U होता है आपका एटॉमिक मास। लेकिन आपसे क्या पूछा है इसने, 1 मोल कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली U को हटाना है, U की जगह पे आपको लिख देना है G फॉर ग्राम्स, मतलब ऑक्सीजन एटम के 1 मोल में 16 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इस 16 ग्राम्स के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, तो वो होंगे आपके फिर से वही 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे इतने। ठीक है ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है। अब वापस अगर हम ले लेते हैं, अब हमने ले लिया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2, जैसा कि ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो दोनों ऑक्सीजन को आप जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन का मास 16U होता है, 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 32U। तो ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं 1 मोल कितना है। मोल बनाने के लिए आप U को हटाएंगे और आप लिख देंगे यहाँ पे G 32 ग्राम्स। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का 1 मोल के अंदर 32 ग्राम्स होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इस 1 मोल के अंदर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। तो कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आइए आपको बात समझ। O था, एटम था, उसका एटॉमिक मास लिखा, U हटाया, G लिखा, 1 मोल बन गया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, क्योंकि ये एटम है, नंबर ऑफ एटम्स एक 16 ग्राम्स के अंदर कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, जब हमने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल के अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे तो कितना आएगा 32U। U हटाया, G लिखा, ये बन गया आपका 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल के अंदर मैं आपसे पूछूं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आप इसको, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा इसका एग्जांपल समझा देता हूँ। आप मोल को यूं समझिए कि ये डजन की तरह है। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि भाई 1 डजन एप्पल, तो इसका क्या मतलब है कि 12 एप्पल, सिंपली यही होता है। अब इस बात से हमें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे एप्पल है, कि यहाँ पे मैंगो है, कि यहाँ पे पाइनएप्पल है। 1 डजन का सिंपली क्या मतलब होता है 12 पीसेस। तो ऐसे ही 1 मोल का सिंपली क्या मतलब होता है, अगर आप नंबर्स में पूछेंगे तो 1 मोल का मतलब सिंपली ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। बस आपको बेसिक दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि अगर आपसे कोई पूछे 1 मोल के अंदर कितने नंबर्स हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये नंबर है खाली। डजन की तरह, जैसे डजन की कोई यूनिट नहीं है भाई, एक डजन के अंदर 12 पीस है, उसकी 12 पीस ही क्या है, 12 एक नंबर है खाली।
वैसे ये भी जस्ट एक नंबर है बस कि भाई अगर एक डजन 12 एप्पल होता है तो एक मोल 6.022 into 10⁻23 होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो उतने तो पार्टिकल्स हो जाते हैं, और ये आपका सिंपली 1 मोल का जो है वेट है या मास है, आप यूं कह लो इन ग्राम्स। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए हमने ले लिया H2O। H2O क्या है हमारा, ये है हमारा वाटर, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका एक मोल में कितने ग्राम्स होंगे, तो आप कैसे बताएंगे इसको। सबसे पहले आप H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 1, ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने हैं आपके, सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और हाइड्रोजन के आपके कितने हैं, 2 हैं, तो 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और इसका एक ही है तो सिंपली ये 16 जुड़ जाएगा इसके अंदर, तो 2 + 16 = हो गया आपका 18। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वाटर के एक मोल के अंदर कितने ग्राम्स हैं या एक मोल कितना है, तो एक मोल आप बताएंगे। सबसे पहले आप इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, आपने लिखा 18U, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है 18U, आपको कुछ नहीं करना, U को हटाना है, U की जगह पे आपको क्या लिख देना है G फॉर ग्राम्स, मतलब वाटर के एक मोल में 18 ग्राम्स है, ठीक है। वाटर क्या है, H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला 18U लिखा, U की जगह G लिख दिया, वो बन गया आपका 1 मोल, मतलब 1 मोल का मास बन गया ये आपका, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं इस एक मोल के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिर वही आ जाएगा आपका 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से अब आपको मोल कंसेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल सीधा सा बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जरूर पूछिए, कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।